नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और एक बड़ी खबर के साथ सबसे पहले इस बुलेटिन की रूपरेखा तय करते हैं। खबर यह है कि कल कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा और यह कहना है खुद मुख्यमंत्री का। तो कल नहीं होगा नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार और मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख अभी तय नहीं है। तो कल नहीं होना है मंत्रिमंडल का विस्तार और हम आपको बताएं कि बहुत ही जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, ऐसा कहना है नीतीश कुमार का। तो तीन बातें उन्होंने स्पष्ट कर दी हैं मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कि बहुत जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, लेकिन कल नहीं होगा। जहां तक तारीखों का सवाल है तो मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख अभी तय नहीं है। हमको लगता है जल्दी हो जाएगा, लेकिन अब जब कैसे कहेंगे 2 दिन में होगा कि 10 दिन में होगा, लेकिन होगा जल्दी। संभावना है क्या? कल होने की संभावना है क्या? कल का ऐसा होगा तो पहले भी अनाउंस कर देंगे। चिंता करते हैं जब मंत्रिमंडल का जब भी किस दिन गठन और विस्तार होगा तो आपको तो पहले ही बता देंगे। क्या चिंता कर रहे हैं? तो सर ऑल इज वेल सब कुछ है ना सर? सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उन लोगों का आपस में बातचीत का मतलब जो था तो वो कुछ बीच में जो उन लोगों का जो संपर्क और बातचीत करना था, जिनको करना था, तो पार्टी के अंदर थोड़ा उसमें थोड़ा समय लगा है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सब बात करके फाइनली बताएंगे। सर एक चर्चा है सर, बहुत एक चर्चा है सर कि क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब जेडीयू भी शामिल होगी? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की कोई चर्चा रामानंद अमृतराज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कई बातें एक साथ कह दी मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार का अंदाज ये बराबर हमें देखने को मिलता है, लेकिन भौचक और चौकन्ना तब कर जाता है जब वो बातें करते हैं लेकिन कुछ बताते नहीं। उन्होंने कहा 2 दिन लगेगा या 10 दिन लगेगा ये कह नहीं सकता, लेकिन जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा 1 दिन पहले सूचना देंगे। यानी कि अभी आनंद कुछ कहा नहीं जा सकता और अभी आधे घंटे पहले जिन 5 मसौदों की बात आप कर रहे थे उसके लिए 7 से 10 दिन का वक्त लगना जरूरी है। देखिए निश्चित तौर पे विवेक और बिहार के मंत्रिमंडल का गठन कैसे हो इस पे पूरी तरीके से चर्चा करनी है। इसके अलावा आयोग और जो विसूत्री वगैरह है जो बोर्ड है उसमें भागीदारी क्या होगी उसको तय करना है। जेडीयू और बीजेपी के एमएलसी जो राजभवन कोटा से होने वाला है, राज्यपाल कोटा से, उसको तय करना है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल की भी चर्चा है तो शायद वो बातें भी फाइनल हो जाए। तो देखिए निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री का ये कहना, मुख्यमंत्री के 2 बातों को अगर आपने गौर से सुना होगा, बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। कुछ बातें थी जिनसे बातें करनी थी, वो बातें थोड़ा वक्त लगा लेकिन बातें हो गई। लेकिन दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि अब 2 दिन लगेगा कि 10 दिन लगेगा, यानी कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ऐसा पेच है जिसे पूरी तरीके से सुलझाया नहीं गया। विवेक, अगर ऐसी बातें नहीं होती तो मुख्यमंत्री फराटे से बोलते कि हाँ हम फला तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार कर देंगे। यानी कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसा पेच है जिस पेज को सुलझाने में अभी भी बीजेपी और जेडीयू के जो बड़े नेता हैं उनको बैठना होगा, वार्ता करना होगा और वो जब पेज सुलझ जाएगा उसके बाद बिहार में मंत्रिमंडल का, नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार देखिए कुछ ही मंत्री हैं, 13 मंत्रियां, और उनके ऊपर बहुत सारा लोड है और फरवरी में बिहार का बजट भी पेश होने वाला है, उसके पहले मंत्रियों को भी वक्त चाहिए। तो जाहिर सी बात है कई सारी ऐसी बातें हैं, लगातार मंत्रियों पर जो प्रेशर पड़ा उसको लेकर भी कई मंत्री ये कहते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। लेकिन नीतीश कुमार आज अचानक से 5 बजे जेडीयू कार्यालय पहुंचे और इस कयास के बीच में कि नीतीश मंत्रिमंडल का कल विस्तारीकरण हो सकता है। लेकिन आनंद, आप जब कयासों की बात कर रहे हैं तो आपने एक बात और भी कही थी कि नीतीश एक बार फिर आपको चौंका देंगे, ये कहते हुए कि इस बार जिन चेहरों का चयन उन्हें करना है या फिर जिस मकसद से वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं, हो सकता है छठी बात ये हो जाए कि कुछ नए चेहरे लेकर सामने आ जाएं जिनके बारे में हमने किसी ने नहीं सोचा होगा। बिल्कुल देखिए मैं आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहा हूं विवेक कि इस बार जेडीयू में वैसे मंत्रियों पर दाव लगाया जाएगा जो यंग है, जिनका जनाधार है और जिनके बहाने जिनको आगे करके जेडीयू आने वाले 5 साल की रणनीति बनाएगी। चाहे वो जातीय समीकरण साधने की बात हो या भी क्षेत्रीय जो समीकरण है उसको साधने की बात, जो हमारे सूत्र है उन्होंने बिल्कुल ठोस बताया है कि इस बार जेडीयू में युवाओं को काफी महत्व मिलने वाला है और जेडीयू के युवा मंत्री अगर इस बार आपको ज्यादा देखे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इस बार अगर पहले फेज में देखें तो अशोक चौधरी, विजेंद्र यादव, विजय चौधरी जैसे जो अनुभवी नेता हैं उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिला है। लेकिन आने वाले समय में कई सारे ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इस बार देखिए जेडीयू को 43 सीटों पर सिमटना पड़ा और नीतीश कुमार की कोशिश है कि आने वाले 5 साल में जेडीयू को ऐसे नेताओं की सख्त जरूरत है और उसकी तस्वीर आपने
देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में तो आरसीपी सिंह को उन्होंने लाया, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उमेश कुशवाहा जो युवा हैं उनको आगे किया गया। और आने वाले समय में यह भी चर्चा है कि जितने भी मंत्रिमंडल में जगह जेडीयू को मिलेगी तो उसमें अधिकांश वैसे उम्मीदवार होंगे, वैसे विधायक चुनकर मंत्री बनेंगे जो युवा हैं, जिनमें अभी अनुभव बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनमें एनर्जी इतना ज्यादा है कि उसका एनर्जी का यूज पार्टी आने वाले 5 साल में करेगी। तो जाहिर सी बात है, कई सारी बातें हैं, नीतीश कुमार को भी तय करना है। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार ने एक सवाल ऐसा का जवाब देकर थोड़ी संशय कर दी है कि 2 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा कि 10 दिन में। फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता, फिलहाल नहीं कहेंगे, लेकिन आपने आरसीपी सिंह का नाम छेड़कर हमें जरूर आंदोलित कर दिया है। हम ये जानना चाहते हैं कि आरसीपी सिंह को सब कुछ देकर नीतीश कुमार का मूवमेंट कुछ ज्यादा हो गया है। अब प्रदेश कार्यालय में नजर आते हैं, अब जो पुलिस मुख्यालय वहां नजर आते हैं, यानी मूवमेंट ज्यादा हो गया है। और आरसीपी कहां है, कोई खबर है उनके बारे में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह दोनों की भूमिका अलग अलग हो गई है। आरसीपी सिंह सुबह में 10 बजे के आसपास पार्टी दफ्तर पहुंचते हैं और देर शाम तक मीटिंग करते हैं। कई सारी जो कमेटियां हैं, कई सारे जो पार्टी के लोग हैं उनके साथ, अलग अलग विंग के लोग हैं उनके साथ बैठक करते हैं। यानी कि आरसीपी सिंह पूरी तरीके से संगठन को देख रहे हैं और पूरे उस मोड में है। और नीतीश कुमार, आपने बिल्कुल सही कहा, नीतीश कुमार ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ा था तो उन्होंने साफ कर दिया था कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे ऊपर काफी प्रेशर है। लेकिन नीतीश कुमार इन तमाम प्रेशरों के बावजूद अपने पार्टी दफ्तर पहुंचते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। उसके बाद कभी आप देखिएगा कि भागलपुर पहुंच गए, कभी जमुई पहुंच गए, कभी बेतिया पहुंच जाते हैं। यानी कि नीतीश कुमार इस बार बिल्कुल अलग से तेवर में, अलग बदले बदले से नजर आ रहे हैं। न सिर्फ विकास कार्यों का लगातार बैठक कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी लगातार पुलिस मुख्यालय पहुंच रहे हैं। तो नीतीश कुमार इस बार नए भूमिका में है। नीतीश कुमार ने जब साफ कर दिया कि इस बार जो पार्टी संगठन है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आरसीपी सिंह दिखेंगे, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उमेश कुशवाहा देखेंगे। तो नीतीश कुमार के किसी फाइनल पॉइंट पर, किसी फाइनल नतीजे पर जब पहुंच जाएंगे तो ये सभी चेहरे नजर आएंगे। आरसीपी सिंह को भी आप देख पाएंगे, नीतीश कुमार तो होंगे ही, तमाम बड़े चेहरे मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। इधर विधान परिषद की 2 सीटों पर एनडीए के 2 उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है। शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी ने पर्चा भर दिया और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के तमाम नेता मौजूद थे। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने नामांकन कर दिया। दोनों ने नामांकन के बाद मुख्यमंत्री समेत सभी बड़े एनडीए नेताओं का आभार जताया। अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी का, और यहाँ बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी, अपने माननीय उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी का, तारकिशोर जी का, अपने जायसवाल जी का, सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और एनडीए के तमाम हमारे नेतागण, जीतन राम मांझी जी, सबके सहयोग से मैं विधान पार्षद के लिए मैं चुना गया हूँ और इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने दोनों की जीत का भरोसा जताया और कहा कि इससे एनडीए और ज्यादा मजबूत होगा। दोनों लोगों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में उम्मीदवार बनाया गया, निर्वाचित होंगे और इन लोगों को मुझे पूरी बधाई है और सब मिलकर के काम करते हैं। मुझे खुशी है कि एनडीए ने श्री मुकेश सहनी और श्री शाहनवाज हुसैन जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इन दोनों की जीत सुनिश्चित है। शाहनवाज जी के विधान परिषद में आने से एनडीए को काफी लाभ मिलेगा। मुकेश सहनी को उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे वजह है कि वो एनडीए के प्रमुख घटक दल वीआईपी के अध्यक्ष हैं। वैसे उनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन शाहनवाज हुसैन की गिनती बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं में होती है। शाहनवाज हुसैन पहली बार 1999 में किशनगंज से सांसद बने और पहली ही बार में वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री बन गए, जिन्हें देश का सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनने का तमगा भी मिला। हालांकि शाहनवाज हुसैन को 2004 लोकसभा चुनाव में हार मिली, लेकिन 2006 में भागलपुर से उपचुनाव जीते और फिर 2009 में भागलपुर से ही दोबारा लोकसभा का चुनाव जीते। लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव में उन्हें फिर हार का सामना करना पड़ा। तब से लेकर अब तक वो संसदीय राजनीति में हाशिए पर थे। अब जबकि बीजेपी ने शाहनवाज हुसैन को विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया है, तो ये माना जा रहा है कि शाहनवाज हुसैन को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और शाहनवाज के जरिए ही बीजेपी आरजेडी के एमवाई समीकरण पर बड़ा चोट करेगी। बीजेपी ने पहले ही यादव समाज से आने वाले नित्यानंद राय को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बना दिया है
और अब शहनवाज हुसैन को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी देकर बीजेपी सीमांचल के इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने की जुगत में है। न्यूज 18 के लिए पटना से साकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज राज्यपाल से शिकायत की। तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी के विधायक मौजूद थे। तेजस्वी ने नीतीश सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि बिहार में लगातार लूट, हत्या और रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। मुजफ्फरपुर से लेकर मधुबनी तक लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। आरजेडी नेता ने आरोप लगाया कि पटना में पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती। बिहार के बढ़ते अपराध, सत्ता संरक्षण और क्राइम ग्राफ जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, लूट, हत्या, रेप, जिसमें बड़े मामले ऐसे हैं जिसमें रुपेश सिंह हत्याकांड हो या मुजफ्फरपुर में रेप की घटना हो या मधुबनी की घटना हो, हमने महामहिम राज्यपाल जी को सारी सिचुएशन से अवगत कराया है और साफ तौर पे आंकड़ों के साथ सत्ता जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लगातार समीक्षा बैठक की जा रही, उतना ही अपराध बढ़ता जा रहा है। तो पटना के हाई प्रोफाइल रुपेश हत्याकांड में अब तक पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस सुराग की तलाश में है और शूटरों की पहचान कराने के लिए बेऊर जेल तक पहुंच गई। 12 जनवरी दिन मंगलवार शाम के करीब 7:15 बजे पटना का पुनाई चक इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश कुमार सिंह की हत्या उनके अपार्टमेंट के गेट पर ही कर दी गई। अपराधियों ने रुपेश सिंह को 6 गोलियां मारी जब वो एयरपोर्ट से अपनी गाड़ी में लौट रहे थे। मामला हाई प्रोफाइल निकला और पूरा पुलिस महकमा छानबीन में जुट गया। एसआईटी से लेकर एसटीएफ तक, सीआईडी से लेकर पुलिस के तेज तरार अफसरान तक जांच में लग गए। सीसीटीवी से लेकर तमाम सबूतों को खंगाला जाने लगा। सूत्र बताते हैं कि बेऊर जेल में बंद 1 दर्जन अपराधियों के साथ साथ करीब 200 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। फिर भी पुलिस के हाथ खाली हैं। खबर है कि एसआईटी ने बेऊर जेल में बंद अपराधियों को संदिग्ध शूटरों की तस्वीर दिखाई, जिसके बाद कुछ सुराग भी मिले हैं, लेकिन पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। अब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। साथ में सियासत भी तेज हो चुकी है। छपरा में रुपेश के परिजनों से मुलाकात के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि रुपेश के परिवार को बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है, मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने तेजस्वी यादव को ऐसे संवेदनशील मामले में राजनीति न करने की नसीहत दी है। तेजस्वी जी पॉलिटिकल व्यक्ति हैं और इससे पॉलिटिक्स से ना जोड़े तो अच्छा होगा, क्योंकि घटना बहुत ही हृदय विदारक है। अगर वो उनके परिवार के प्रति चिंता जताते या तो बेहतर होता। और हम सब चिंतित हैं और हम चाहेंगे कि सरकार जो कदम उठा रही है उसे और गति दे करके दोषियों को पकड़े। रुपेश कुमार सिंह की हत्या पर हो रही राजनीति को छोड़ भी दे तो भी सवाल है कि हत्या के 7 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों है? हत्यारों को अब तक क्यों नहीं पकड़ पाई पुलिस? क्या पुलिस का खुफिया तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है? न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और चलिए अगली खबर है समस्तीपुर से, जहां भीड़ ने एक युवक को पीट कर मार डाला है, जबकि पिटाई से दूसरे की हालत गंभीर बन गई। लोगों का आक्रोश 14 जनवरी से लापता सोनू का शव मिलने के बाद भड़का। सोनू का शव बूढ़ी गंडक के किनारे मिला और इसके बाद इस मामले में आरोपी बनाए गए युवक के घर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया और पीट कर उसे मार डाला, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके बेटे को लाश देखा गया था, उसके बाद से उनका बेटा लापता है। 15 तारीख को एफआईआर दर्ज किया गया। उसके बाद आज सुबह में जो लापता लड़का है, जो नाबालिग है, तो उसकी लाश घर से 500 मीटर दूर पे उसकी लाश बरामद हुई है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश था।
इसको लेकर जो नामजद अभियुक्त जो बगल के ही रहने वाले हैं उनको उसके घर पे तोड़फोड़ का आया, जिसमें नामजद अभियुक्त को काफ़ी चोट लगी। इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हुई है। प्रशासन को रोका भी गया है। उसके बाद एसडीपीओ, 2 अनुमंडल के एसडीपीओ और बाकी थाने की टीम को भेजा गया, क्यूआरटी मुख्यालय से गया है और एक घायल को पुलिस की मदद से इलाज के लिए भेजा गया है और एक की मृत्यु हो गई है। इधर बहाली की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने आंदोलन तेज कर दिया है। गर्दनीबाग में शिक्षकों ने धरना शुरू किया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2 साल से 94,000 शिक्षकों की बहाली रुकी हुई है, लेकिन सरकार टाल मटोल का रवैया अपना रही है। तो पटना के गर्दनीबाग से ये तस्वीरें हम तक पहुंची, जहां जल्द बहाली हो ऐसी मांग की जा रही है और 94,000 जो शिक्षक हैं वो अपनी बहाली को लेकर जो उनका कहना है कि 2 साल से ये अटका पड़ा है, जल्द से जल्द सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। की मुख्य मांग ये है सर कि ये वर्तमान में जो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया चल रही है उसमें 90% जो मेगा सूची, अंतिम मेगा सूची का प्रकाशन हो चुका है। हम लोग काउंसलिंग का डेट जारी करवाना चाह रहे हैं कि जारी करें और हम लोग को नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द वितरण किया जाए, यही हमारा मुख्य मांग है। ये आंदोलन अनिश्चित काल के लिए है, जब तक कि हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं करती है, क्योंकि हम अभ्यर्थी 4 साल से लगातार मेंटली परेशानी झेल रहे हैं और सरकार और विभाग मिलकर के अपना हाथ खड़ा कर दिया बहाली करने से। इधर गोपालगंज के बाढ़ प्रभावित ग्रामीण 6 महीने बाद भी बंजारू जैसी जिंदगी जी रहे हैं। सैलाब में घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया, लेकिन सरकार से अब तक मदद नहीं मिली। संगीता देवी ने अपने पति के साथ एक एक ईंट जोड़कर बड़े अरमान कपड़ा गहना गुड़िया चीज सामान कुछ न करनी। पानी बहे लागल तो लइके फैके लेके हम बांध पर भाग गईनी। कुछ नंबर सब सामान दह गईल। कमाए वाला आदमी हमार बीमारी से बैठ गईनी, कोई जिंदगी में कमाए वाला नहीं की, पूरा देह के हड्डी टूट गई। केहू ना आइल, झूठ मूठ के का लिख के दहल लो, का ना लिख के दहल लो, वो पता नहीं खे जे का मिली कि ना मिली। इस गांव का एक एक घर न सिर्फ टूट फूट चुका है, बल्कि दरो दीवार से लेकर नींव तक हिल गई है। सैलाब का न्यूज़ 18 गोपालगंज। चलिए एक सूचना कि 26 जनवरी को हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे बड़ा समर्थन और प्रोत्साहन मिला है हमारे देश के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका राष्ट्र के लिए संदेश, जहां ये मिशन पानी पेज ले रहे हैं। स्वच्छता और पानी। Water is the precious gift given by God to us. But many parts of our country are facing severe shortage of water. What's the reason behind that? That reason is our own carelessness. Water conservation starts at home, and the measures are very simple to implement and make habits. Always turn off the faucet while brushing. Use bucket and mugs instead of shower heads. Use washing machine only on full load. Use gravity filters to purify water instead of RO purifier, as it wastes a lot of water. Let's join each other's hand and be the part of Mission Pani, which believes that each one of us has the power to make changes. हमको बचानी है ये जिंदगानी। तो जिंदगी बचाना है तो पानी